वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर क्वेश्चंस आस्क्ड बाय जेकेएसएसबी इन हेड असिस्टेंट एग्जाम। रिसेंटली ही जेकेएसएसबी ने हेड असिस्टेंट का एग्जाम कंडक्ट करवाया, शायद कुछ ही पोस्ट पे होगा ये एग्जाम, तभी आप सबको पता ना चला हो। एक्सप्लेनेशन के साथ हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस देखेंगे। आपको बता दें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे जीके के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस थे डिफिकल्ट, बाकी ऑलमोस्ट अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। हेड असिस्टेंट 6th लेवल की पोस्ट है, जैसे एनटी और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, वैसे ही 6th लेवल की पोस्ट है हेड असिस्टेंट की। एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखेंगे क्वेश्चन 1। देखो ये जो टॉपिक है ना कंप्यूटर का, मैं आपको बता रहा हूँ पिछले मैं 2 साल से देख रहा हूँ जेकेएसएसबी इस टॉपिक से लगभग 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है और 2 बार टफ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो आज हम इसका जितना भी हमने ऑलरेडी नोट्स में मेंशन किए हैं, कंप्यूटर का हमारा अच्छा ही है कंटेंट, उसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल प्रोटोकॉल। तो जल्दी से बताएं। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये तो पता है आपको। आईएमएपी और POP3 भी आपको पता होगा। आईसीएमपी आपने नहीं सुना होगा ईमेल प्रोटोकॉल में, डेफिनेटली ये नहीं है ईमेल प्रोटोकॉल। तो 1, 3 एंड 4 आंसर रहेगा। 1, 3 एंड 4 यानी सी आपका आंसर रहेगा। अब मैं आपको बता दूं हर क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन रखी है, इसमें वीडियो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऐसे क्वेश्चन में लोग इंटरेस्ट होते हैं कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताओ, उसमें इंटरेस्ट तो आपको आएगा लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। ईमेल सपोर्टिंग जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। एक बार यार कंप्यूटर हर एक एग्जाम में एक बार अच्छे से हर एक टॉपिक को देख लो। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मैसेज सेंड करने के लिए यूज़ होता है, इतना सबको पता है। आईएमएपी ये मैसेज को सर्वर पे रखता है, ऑनलाइन रिसीवर है लेकिन सर्वर पे ही रहता है, ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो मैसेज ईमेल्स को। और POP3 मैसेज को रिसीव करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये आपको सिंपली पता है, लेकिन एक बार जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था इससे वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट था, इसलिए हम चाहेंगे एक बार अच्छे से देख लो। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका मेन पर्पज़ है ईमेल्स को सेंड करना फ्रॉम अ क्लाइंट, यानी क्लाइंट जो आप हैं, जैसे चाहे वो आउटलुक से करो या जीमेल से ईमेल सेंड करो, ठीक है। टू कहाँ पर सेंड होता है, ये मेल सर्वर में जाता है और बिटवीन मेल सर्वर्स या मेल सर्वर्स के बीच में ट्रांसफर आउट गोइंग ईमेल टू द रिसिपिएंट। फाइनली क्या होता है, ट्रांसफर होता है रिसिपिएंट, और रिसीव करने के लिए आगे आपका POP3 होगा या IMAP होगा, तभी रिसीव होगा ईमेल, ठीक है। तो ये दोनों साथ में वर्क करेंगे, IMAP और POP3 SMTP के साथ काम करेंगे। सिंपल बात समझ लो, थोड़ा सा कंप्यूटर है, इतना सिंपल नहीं आपको समझ आएगा, ध्यान से सुनो। SMTP सेंड करता है मेल क्लाइंट से, यानी आउटलुक या जीमेल से सेंड करता है सर्वर में, और सर्वर से IMAP होगा, सर्वर में रिसीव करेगा। IMAP का काम क्या है, सर्वर में रिसीव करना है, ऑनलाइन वहाँ पर अवेलेबल रहेगा। POP3 क्या करता है, रिसीव कर लेता है, आपको डाउनलोड कर देता है आपके सिस्टम पे, मोबाइल पे, जहाँ पर भी मेल आप डाउनलोड करना है, तो वहाँ से ऑफलाइन भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये दोनों जो है IMAP और POP3 जो है, ये दोनों रिसीविंग प्रोटोकॉल्स हैं, मेल को रिसीव करने वाले प्रोटोकॉल हैं, ठीक है। पर IMAP की फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका पर्पज़ क्या है, यूज टू रिट्रीव होता है रिसीव एंड मैनेज द इमेज डायरेक्टली ऑन द मेल सर्वर, सीधा मेल सर्वर पर रिसीव करता है। आपको नहीं समझ आ रहा है, ये देखो, ये हो गया मेल आउटलुक, जैसे क्लाइंट है, यहाँ से सर्वर आ गया, ये आ गया रिसीवर, ठीक है। यहाँ से सर्वर में जाता है और सर्वर से रिसीवर में, तो ये एक प्रोसेस होता है मेल का। रिसीवर में अवेलेबल रखता है ये IMAP ईमेल्स को। ईमेल रिमेन ऑन द सर्वर अलोइंग एक्सेस फ्रॉम मल्टीपल डिवाइस। अब देखो आपका ईमेल सर्वर में रहेगा, आप किसी भी डिवाइस से ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो, ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन एक्सेस करते हो, अपनी मेल को कर सकते हो अगर IMAP प्रोटोकॉल है। POP3 का काम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, वर्जन 3 का काम क्या है, पर्पज इसका यूज टू रिट्रीव, यानी रिट्रीव रिसीव करता है ईमेल्स फ्रॉम द मेल सर्वर एंड डाउनलोड देम इन द लोकल डिवाइस। जहाँ पर आप ये इसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं वहाँ डाउनलोड हो जाएगा, बाद में आप इसको एक्सेस ऑफलाइन भी कर सकते हो। ईमेल्स आर डाउनलोडेड एंड रिमूव फ्रॉम द सर्वर। देखो यहाँ पर ये रखना, POP3 का काम है सर्वर से डाउनलोड करके आपके डिवाइस में आ जाएगा और सर्वर से चला जाएगा, फिर आप मल्टीपल डिवाइस से नहीं एक्सेस कर पाओगे अनलेस कन्फिगर अदरवाइज। सूटेबल फॉर द सिंगल डिवाइस एक्सेस। देखो सिंगल डिवाइस में अभी कह रहा था, मल्टीपल डिवाइस से आप नहीं करोगे, एक्सेस कर पाओगे। डेस्कटॉप क्लाइंट होगा सिंपली, वहाँ से आप नहीं समझ आया, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। ये दोनों रिसीविंग प्रोटोकॉल है IMAP और POP3। इसका काम स्टोरेज की बात करें तो IMAP ईमेल स्टे ऑन द सर्वर, इसमें जो ईमेल्स है वो सर्वर में स्टे करते हैं। POP3 क्या करता है, ईमेल्स आर डाउनलोडेड टू द डिवाइस में डाउनलोड। एक्सेस की बात करें IMAP प्रोटोकॉल के थ्रू आप मल्टीपल डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो ईमेल्स को ऑनलाइन, और यहाँ पर POP3 में सिंगल डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो। ऑफलाइन एक्सेस की बात करें IMAP नीड इंटरनेट एंड फुल एक्सेस, आप इंटरनेट के थ्रू करोगे, ऑफलाइन नहीं होगा, ठीक है। ईमेल्स अवेलेबल ऑफलाइन, POP3 में ऑफलाइन अवेलेबल रहेगा। IMAP में आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। बेस्ट फॉर किसके लिए बेस्ट, मल्टी डिवाइस यूजर्स, स्मार्टफोन लैपटॉप वगैरह के लिए IMAP प्रोटोकॉल सही रहेगा। POP3 सिंगल डिवाइस यूजर डेस्कटॉप क्लाइंट के लिए POP3 सही रहेगा, ओके। ये आपने याद रखना है। और इसके बाद जो ऑप्शन नंबर 4 था क्वेश्चन में, लिखने में इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इसमें आता है। आप ये नहीं सोचना मैसेज है तो मेल प्रोटोकॉल है, ये मेल प्रोटोकॉल नहीं है। ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होते हैं ना, IP एड्रेस वगैरह, उसके रिलेटेड है। ये मेनली यूज्ड फॉर नेटवर्क डायग्नोस्टिक और एरर रिपोर्टिंग के लिए होता है, नेटवर्क रिलेटेड है। सच है जैसे पिंग के, ये पिंग शो करता है। पिंग क्या होता है, चेकिंग इफ द होस्ट इज रीचेबल। अगर होस्ट इज रीचेबल है तो इसको पिंग कहते हैं, ठीक है। तो चेकिंग होस्ट इफ द होस्ट इज रीचेबल, इसको पिंग कहते हैं। और ये पिंग के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज ICMP, ओके। ये मेल प्रोटोकॉल नहीं है।
तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे एक बार अच्छे से पढ़ो, सारी चीजें मेंशन की हमने नोट्स में, एक बार अच्छे से उसको पढ़ लेना है, अच्छे से मतलब एक एक पॉइंट पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूनिक्स आपको 12 पता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईफोन एप्पल का सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस वर्ड, इसमें सारा जो ऑफिस सूट आ जाता है इसमें वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा आता है, MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएगा। तो 3 ओनली आंसर रहेगा, 3 ओनली आंसर रहेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 2-3 सालों में, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को अच्छे से पढ़ लेना। देखो यहाँ डिटेल में नहीं करूँगा, ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के अवेलेबल हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर that directly operate the computer। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो डायरेक्टली ऑपरेट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को एंड प्रोवाइड द बेसिक फंक्शनलिटी टू द यूजर एज वेल एज टू द अदर सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट। अदर सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत है, और जो बेसिक फंक्शनलिटी है हार्डवेयर की सिस्टम की, उसको ये ऑपरेट करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें सबसे जो फंडामेंटल पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, यहाँ हम कहेंगे फंक्शनल यूनिट है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स। एक्चुअली प्रोग्राम्स होते हैं जो कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज करते हैं एक्टिविटीज ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर को, कि एक्टिविटीज का कंट्रोल, सुपरवाइज, कोऑर्डिनेट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, इट प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल अभी देखो, अभी आपको यूनिक्स कहा गया था, ये ऑप्शन में था, मैक ओएस था, हमने ऑलरेडी लिखा, आपको पता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। MS DOS आ गया, विंडोज़ आ गए, यूनिक्स आ गया, लिनक्स आ गया, मैक ओएस फॉर एप्पल के लिए होता है, आईफोन के लिए एप्पल आईफोन के लिए मैक ओएस होता है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम अदर मोबाइल सिस्टम के लिए होता है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। विंडोज़ भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से मैंने दिया। विंडोज़ में इज अ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है। फर्स्ट ये रिलीज़ हुआ था 1985 में एज विंडोज़ 1.0। फिर उसके बाद ये वेरियस इसको विंडोज़ के वर्जन आते रहे, 3.x, 95, 98, ME, XP, विस्टा, 7, 8, 8.1, 10, 11, और यहाँ पर अब जो है विंडो 365 जो कि क्लाउड बेस्ड विंडो है, पेड है ये 365, ये भी याद रखना, 365 विंडो जो है ये क्लाउड बेस्ड होता है, पेड होता है। तो इसके बाद लिनक्स की बात करें, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। लिनक्स क्रिएट कब किया गया था, 1991 में लिनस टॉर्नबर्ग ने इसको क्रिएट किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखो आपको टर्म्स मैंने दी हुई है ऑलरेडी जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ यही नोट से उठा कर ही दे रहा हूँ। मैच द कॉलम विद वाई एंड सेलेक्ट द आंसर, यानी कॉलम एक्स और वाई दिया, सिंपली आपको सेलेक्ट करना है। देखो फायरवॉल, कुकीज़ और हाइपरविजन। देखो अगर आप कहोगे यार हाइपरविजन नहीं सुना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आंसर निकल आएगा। फायरवॉल आपको पता है, जो नेटवर्क के बीच में हम सब एक वॉल है जो प्रोटेक्ट करता है आपकी आउटगोइंग इनकमिंग जितने भी सिग्नल्स हैं, हम कहेंगे कोई वायरस वगैरह ना घुस जाए, नेटवर्क के रिलेटेड ये प्रोटेक्शन होती है, फिल्टर करता है इनकमिंग आउटगोइंग डाटा को। तो सिंपली 1 का आपका सेकंड आएगा। कुकीज़ क्या होता है, जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर करता है, तो फ्यूचरली आपको वो उसी तरह की चीज़ें सजेस्ट होंगी। ये गूगल पे या फिर यूट्यूब पे, इस तरह की इंस्टाग्राम पे आपको ये कुकीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपका आ गया 2 का 1 आ गया। बाकी बच्चा सुपरविजन, इसका आप डेफिनेटली यही होगा, मैनेजेस एंड रन्स द वर्चुअल मशीन। तो आंसर निकला है आपका, ठीक। ये टर्म्स आपको ऑलरेडी हमने नोट्स में मेंशन की हुई है। कुकीज़ की बात करें, जस्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, आपकी जो सर्च हिस्ट्री है, जो भी आप चीज़ें सर्च करता है कि फ्यूचर में उस तरह की चीज़ें ही आप तक विजिट सजेस्ट होती रहे। इंक्रिप्शन क्या होता है, इंक्रिप्शन जस्ट हम कहेंगे प्रोटेक्शन किसी भी तरह की प्रोटेक्शन, जैसे पासवर्ड लगाना इंक्रिप्शन होता है। जैसे आप कोडेड इन्फॉर्मेशन, जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो वो इंक्रिप्ट हो जाता है, जब आप वहाँ नेक्स्ट जाता है, जहाँ पर रिसीव होता है वहाँ जाकर वो डिक्रिप्ट होता है। इंक्रिप्शन इन क्रिप्टोग्राफी हम देखें, इंक्रिप्शन द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग द मैसेजेस को इनकोड करना और इन्फॉर्मेशन को इनकोड करना इन सच अ वे दैट द हैकर कैन नॉट रीड इट बट ऑथराइज यूजर कैन ओनली एक्सेस इट। तो ये होता है इंक्रिप्शन। इसके बाद फायरवॉल आ गया, अ सिक्योरिटी सिस्टम दैट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड पर्सन फ्रॉम एक्सेसिंग द सर्टेन पार्ट ऑफ प्रोग्राम, डाटाबेस और नेटवर्क। इसके बाद firmware क्या, firmware is a technology which has the combination of both hardware and software. It provides necessary instructions for how the device communicate with the other computer and hardware. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आता है, which of the following is correct शॉर्टकट की कम्बिनेशन फॉर द फाइंड एंड रिप्लेस फीचर। देखो मैं आपको बता दूं, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए पूछा गया कंट्रोल H रहेगा। इसको बारह आपको बता चुका हूँ, ये आपकी स्लाइड मैंने दी हुई है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, उम्मीद करता हूँ आपको पता ही होगा। देखो ऑलमोस्ट सारी पता है, सिलेक्ट ए ऑल, बी बोल्ड, सी कॉपी पता है, एच आपको अभी क्वेश्चन पूछा गया फाइंड रिप्लेस, आई इटैलिक पता है, के याद रखना हाइपरलिंक, एन न्यू डॉक्यूमेंट पता है, ओ ओपन, पी प्रिंट, एस यू सब पता है, ये वाला याद कर लेना आपका। वी पेस्ट होता है, डब्ल्यू क्लोज, एक्स कट होता है, वाई रीडू और जेड अंडू होता है। इसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात करें, टेक्स्ट अलाइनमेंट का भी आपको पता होगा, एल से लेफ्ट, आर से राइट, जे से जस्टिफाई। बस सेंटर का याद कर लेना, कंट्रोल ई से टेक्स्ट सेंटर अलाइन होता है, ठीक है, कंट्रोल ई से टेक्स्ट सेंटर अलाइन होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द की लॉगर।
देखो ये आपको हर जगह मिलेगी नहीं, ऐसी चीज़ें हमने नोट्स में मेंशन की। ये हमने स्लाइड दी हुई थी मालवेयर की छोटी सी, इसमें की लॉगर में क्या लिखा था, मॉनिटर यूजर्स की स्ट्रोक्स, यूजर्स की जो की स्ट्रोक जो यूजर टाइप कर रहा है वो मॉनिटर करता है, चोरी कर लेता है कि आप पासवर्ड लिख रहे हो कीबोर्ड पे टक 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 टक, वो आपका मॉनिटर्स की स्ट्रोक्स जो है वो कीबोर्ड की स्ट्रोक्स को मॉनिटर करता है। तो ये की लॉगर्स होते हैं इस तरह का मलेशियस सॉफ्टवेयर। तो यहाँ ऑप्शन में देखो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यूज टू मॉनिटर एंड रिकॉर्ड द की स्ट्रोक्स ऑफ द डिवाइस, और किसी ऑप्शन में देखो कोई है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन के लिए यूज होता है, गलत है। डाटाबेस कंटेनिंग एक्सचेंज फॉर बिटवीन, नहीं, गलत है। टूल डिजाइन टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर वायरस से प्रोटेक्ट करता है, नहीं, ये तो खुद एक मलेशियस कोड है। तो ए आंसर रहेगा सिंपली वही की स्ट्रोक्स का यहाँ पर लिखा था। ओके, और इसके बाद आपको मैं बताऊं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर हैं, जैसे रैंसमवेयर क्या होता है, ये डिसेबल द विक्टिम्स एक्सेस, आप अपना सिस्टम एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। वो आपका सिस्टम जैसे पासवर्ड आपका हैक कर, आप पासवर्ड नहीं लगा पाओगे, तो फिर वो आपको रैंसम मतलब भाड़ा बता, यानी आपको मांगेगा भाई इतने पैसे दो तो फिर आपको देते हैं पासवर्ड। तो ये रैंसम पे करोगे तो ही जो आपको एक्सेस कर पाओगे अपने ही सिस्टम को। स्पाईवेयर होता है कलेक्ट यूजर एक्टिविटी डाटा विदाउट देयर नॉलेज, किसी पता है कि बगैर यूज़ का डाटा कलेक्ट होता रहता है यूज़र का, इसको स्पाईवेयर कहते हैं, चोरी करना। एडवेयर होता है जो आपकी अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स आपको पॉपअप्स हो जाती हैं, उसके थ्रू जो आपको मलेशियस कोड्स इंटर होते हैं उसको एडवर्क कहेंगे। ट्रोजन होता है डिस्ग्रीज इटसेल्फ एज डिजायर कोड, यानी आपको ऐसे कोई कोड सामने आए, ऐसे कोई मैसेजेस या ईमेल्स या फिर कोई पॉपअप्स जो आपको लगे कि ये डिजायरेबल है, आपके फ़ायदे में है, धोखाधड़ी से आपको आपके सिस्टम में मलेशियस कोड्स का घुसाना, इसको ट्रोजन कहते हैं। इस तरह का ट्रोजन ये लगते हैं डिजायरेबल बेनिफिशियल, लेकिन फल्सिफाई करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं और आपको सिस्टम को खराब करते हैं। वार्म्स होते हैं स्प्रेड थ्रू द नेटवर्क के थ्रू फैलते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, सबसे खतरनाक होते हैं वार्म्स। रूट किट्स होते हैं गिव हैकर्स रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल्स हैकर को देते हैं विक्टिम्स के डिवाइस का। और की लॉगर आपको बता दिया मॉनिटर करता है यूजर्स के की स्ट्रोक्स को। आगे बढ़ते हैं, देखो ये क्वेश्चन आपको इजीली हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सीपीयू का लेक्चर अच्छे से देखा है और इसको पढ़ा है नोट्स के थ्रू तो हो जाता है। देखो यहाँ लिखा है स्टेटमेंट 1 कंट्रोल यूनिट, सीपीयू का जो कंट्रोल यूनिट है, 3 पार्ट होते हैं ना सीपीयू के। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का क्या करता है, इट्स पी प्रोसेस एंड स्टोर डाटा। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। कंट्रोल यूनिट का काम प्रोसेस एंड स्टोर डाटा नहीं होता, ठीक है। प्रोसेस काम एएलयू का होता है और स्टोर रजिस्टर का होता है। सीपीयू का क्या होता है हम आगे देखेंगे। सीपीयू का जो एएलयू है, ये कह रहे हैं सीपीयू का एएलयू जो है ना वो कैन परफॉर्म बोथ अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। तो यस ये सही है, आंसर रहेगा सेकंड करेक्ट, बी आंसर रहेगा। आपको यहाँ बता दूं, ये हमने लिखा हुआ है एएलयू क्या हमने कहा था आपको, इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, अरिथमेटिक सेक्शन और लॉजिक सेक्शन। ये तो ऑप्शन आपने देखा, अरिथमेटिक और लॉजिक सेक्शन है, दोनों काम करता है, परफॉर्म करता है अरिथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है एएलयू, जैसे कंपेयरिंग सिलेक्टिंग मैचिंग एंड मर्जिंग ऑफ डाटा। कंट्रोल यूनिट एक ऑप्शन था आपका कंट्रोल यूनिट के रिलेटेड। देखो कंट्रोल यूनिट का काम स्टोरिंग और प्रोसेसिंग नहीं होता, इसका काम होता है इट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू कैरी आउट एंड स्टोर द, डायरेक्ट करता है कंप्यूटर को कैरी आउट एंड यानी प्रोसेस करो और स्टोर करो इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम्स को, इंस्ट्रक्शन बाय कम्युनिकेटिंग विद एएलयू और रजिस्टर। मैंने कहा था एएलयू और रजिस्टर, एएलयू प्रोसेस करेगा, रजिस्टर स्टोर करेगा। तो ये डायरेक्टिंग का काम करता है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू टेक इनपुट कन्वर्ट इनटू सीपीयू सॉरी सीयू, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, इनपुट का लेना, उसको कंट्रोल सिग्नल में कन्वर्ट करना और आगे जो है सीपीयू को, सीपीयू मींस एएलयू और रजिस्टर को दे देना। सीपीयू कोऑर्डिनेट विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। आगे आपको बता दिया इसका मैन फंक्शन क्या है, तो ये उम्मीद करता हूँ ये आपको कंट्रोल यूनिट का फंक्शन, ये रेड कलर का जो दिया है यही है इसका मैन फंक्शन। ओके, रजिस्टर आपको डिटेल से हमने पढ़ाया हुआ है, तो आप इसकी टाइप्स भी वहाँ दी हुई हैं वीडियो लेक्चर से नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिला, अरिहंत की पूरी बुक आप पढ़ लो तो ये आपको इजीली कवर नहीं होने वाला था। लेकिन अगर आपने हमारे नोट्स पढ़े हैं कंप्यूटर के, देखो मैं मानता बहुत सारे एस्पिरेंट नाराज हैं कि करंट अफेयर का आपका जूनियर स्ट्रीम में नहीं है, जिन्होंने हमसे नहीं पढ़ा तो उनका कौन सा आ गया, ठीक है। और जो आया ही इसमें करंट अफेयर अलग ही किस्म का पूछा, हालांकि हमने बड़ी कोशिशें की हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, लेकिन आप पूछा अलग है। तो करंट अफेयर के देखो कंप्यूटर और जीके की जो हमारी स्पेशलिटी है जिस पे हम अच्छे से काम कर रहे हैं, वो डेफिनेटली उसमें आते हैं क्वेश्चंस, और ऑलमोस्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जेएनके में क्वेश्चंस आते हैं हमारे कंप्यूटर पढ़ाए हुए और जीके के पढ़ाए हुए क्वेश्चंस। अब करंट अफेयर पे हमने कोशिशें की हैं, अब नहीं हुआ उतना सही तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली पूछा जाएगा। अभी जो 23 को आप देख लोगे। SRAM रिक्वायर्स पीरियडिक रिफ्रेश टू रीराइट इनटू द डाटा मेमोरी, ठीक है। SRAM को रिफ्रेश करना पड़ता है पीरियडिकली, क्या ये सही बात है? SRAM इज यूज्ड इन द प्रोसेसर एज द फास्ट कैश मेमोरी की तरह यूज किया जाता है प्रोसेसर में SRAM को। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, जल्दी बताएं। तो स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट सही है। ये स्लाइड मैंने नोट से उठाई और मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये अच्छे से पढ़ा ही नहीं है इसको, एक एक लाइन पढ़ के चले। देखो अभी पिछली बार अभी कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर पे क्वेश्चन पूछा गया था एक, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि रिफ्रेश होता है कि नहीं। देखो स्टैटिक रैम की बात थी, रैम नीड नॉट टू रिफ्रेश, बिल्कुल रेड कलर में दिया है, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा पॉइंट क्या पूछा गया था, यूज एज कैश। देखो ऑफन रैम इज, ये लाइन किसी ने पढ़ी नहीं होगी, रैम इज ऑफन यूज एज कैश मेमोरी, यही पूछा गया ड्यू टू इट्स हाई स्पीड। तो ये पढ़ा ही नहीं, आप एक ही नजर लगाते हैं हाँ ये रिफ्रेश करने की जरूरत है, इसको नहीं जरूरत है, चलो खत्म।
ठीक है, ये पढ़ते नहीं, ये पूछा गया 1 ट्रांजिस्टर 1 कैपेसिटर होता है रैम में। ठीक है, ट्रांजिस्टर में बात करें यूज़ करता है मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स होता है SRAM में, कैपेसिटर्स नहीं होते SRAM में, ये कौन पढ़ेगा? ठीक है, जो लिखा है वो अच्छे से पढ़ना है, स्किप नहीं करनी है चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी जो भी एस्पिरेंट जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे साथ मिलकर भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखो हमारी पूरी कोशिश है, जीके और कंप्यूटर हमारा वैसे भी स्ट्रांग रहता है, इसमें मैथमेटिक्स का हम मान रहे हैं अलग टीचर्स हम रखेंगे, लेकिन बाकी जो खुद मैं बढ़ा रहा हूँ, जैसे कि कंप्यूटर की बात करें, जीके इसमें काफ़ी है, जम्मू एंड कश्मीर का जीके आ गया, जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगी। रीजनिंग भी हम अच्छे से करवा रहे हैं, रीजनिंग का भी ऑलमोस्ट सारा हमारा अच्छा कवर होता है। मैथमेटिक्स पे हम कहेंगे थोड़ा सा, हम किसी पे क्या कह सकते हैं, हम सारे सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा पा रहे खुद, लेकिन टीचर्स इस पे मैथमेटिक्स के लिए भी रहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि अच्छे टीचर्स आपके लिए रखे जाएँ। बाकी सब्जेक्ट का हमारा ऑलमोस्ट चल रहा है, कंप्लीट भी हो गया लगभग कुछ सब्जेक्ट, तो अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं नंबर आपके सामने है, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एनटी की आप तैयारी कर रहे हो तो यही नंबर रहेगा, पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो आप यही नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी इसका ले लें, थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और अभी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। आप देखो हर एक पेपर में 3-4 क्वेश्चन रहते हैं जो करंट बेस्ड होंगे और थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड होंगे, उसको आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, वो आपको बुक से नहीं मिलेंगे, उसको आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना। और एक आध क्वेश्चन हो सकता है ऐसा भी हो जो आपको नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर 15 है 15 में से 13-14 ही आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें से भी छूटने नहीं चाहिए, फिर पूरे आने चाहिए। विजन देखो, द विजन ऑफ डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया का विजन क्या है? एक जनरल क्वेश्चन है ये। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ना डिजिटल इंडिया, इसका विजन क्या है, मकसद क्या है लॉन्च करने का? क्या ये क्रिएटिंग ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्टेट, कोई सेंस बन रही है इस ऑप्शन में? नहीं ना बन रही, तो गलत है उसका मतलब। डिजिटल इंपावरमेंट हर एक सिटीजन के लिए, तो क्या ये सही हो सकती है स्टेटमेंट? डेफिनेटली ये इसमें बताने की जरूरत नहीं, आंसर सेकंड आएगा ओनली। ठीक है, ये मतलब ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इसमें थोड़े टफ पूछे गए थे, हेड असिस्टेंट का पेपर है 6 लेवल का, तो डेफिनेटली बनता है। देखो प्रिंटर फिर भी आप निकाल लेते हो, देखो आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा प्रिंटर के रिलेटेड सिंपली टेक्सटाइल, जो कपड़ों की फैक्ट्रीज होती हैं, कपड़ों के ऊपर जो प्रिंट निकलते हैं, वो आपने नहीं पढ़ा कभी। ठीक है, आपने लेजर प्रिंटर पढ़ा, डार्ट प्रिंटर पढ़ा, डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स के प्लाटर पढ़ा। प्लाटर क्या करते हैं? पोस्टर्स वगैरह छपाते हैं, ये आपको पता है। बाकी जो लेजर और डार्ट प्रिंटर के सिंपल प्रिंट करते हैं पेजेस पे, तो इसका मतलब क्या होगा? जो प्रिंट टेक्सटाइल पे होता है वो कौन सा होगा? डाई सब्लिमेशन प्रिंटर होगा, जो आपने नहीं सुना, तो यही है आंसर आपका 4 रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसे बनता है आपका। ठीक है, एलिमिनेशन के थ्रू आपको कुछ निकालना पड़ता है। अब बात आती है ये गवर्नमेंट ऐप्स के रिलेटेड, अ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड स्पीडी रिट्रेसल ऑफ कंज्यूमर्स ग्रीवेंसीज के रिलेटेड। तो ये जो ऐप थी दैट इज स्मार्ट कंज्यूमर ऐप जो थी, ये करंट कंप्यूटर का करंट पूछा गया है। आपको बता दें थोड़ा सा, इस पर हम और कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। स्मार्ट कंज्यूमर एप्लीकेशन क्या है? ये यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, प्रोवाइड द कंज्यूमर विद प्लेटफॉर्म फॉर स्पीडी रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसीज के लिए। दिस मोबाइल एप्लीकेशन एनेबल कंज्यूमर्स टू रजिस्टर कंप्लेन, रजिस्टर करना है, उसको ट्रैक कर सकते हो, उसका स्टेटस एक्सेस करते हो, तो नॉलेज बेस ऑफ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। और इसके बाद ई मित्रा ऐप ऑप्शन में दिया था, ये क्या है? ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, राजस्थान की गवर्नमेंट ने ई मित्रा ऐप लॉन्च की है, प्रोवाइड वेरियस ई सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ये स्पेशल नहीं है ग्रीवेंस रेडिसल के लिए, इसलिए ऑप्शन गलत था। ई क्रांति ऐप जो है ये पार्ट है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का, और इसका मकसद है इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के लिए ई क्रांति। ठीक है, और इसके बाद ई सेवा एप्लीकेशन क्या है? रेफर टू द इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइड बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया ऑफरिंग मल्टीपल सिटीजन सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड करने के लिए ई सेवा ऐप लॉन्च की गई थी। जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेशली हम देखें, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो रिसेंटली हम देखें तो जेके समाधान जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च की गई है। जेके समाधान पोर्टल बनाया गया, जैसे पहले एलजी ग्रीवेंसीज होता था ना, अब जो है जेके समाधान पोर्टल उसको कर दिया गया। ये भी एग्जाम में आ सकता है। यूनिफाइड ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया है। ठीक है, ग्रीवेंसीज रिड्रेसल के लिए जो लॉन्च किया गया पोर्टल या एप्लीकेशन जेके समाधान, ये आपको याद रखिए, जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशली जेके समाधान। इसके बाद उमंग और डिजी लॉकर, ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाया है। उमंग दैट इज यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये एक ऐसी गवर्नमेंट एप्लीकेशन है जो प्रोवाइड करती है एक्सेस टू मल्टीपल सर्विसेज, जैसे कि आधार, ईपीएफओ, पैन, पासपोर्ट, डिफरेंट टाइप की चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हो मल्टीपल लैंग्वेजेस में। और डिजी लॉकर आपका एक स्टोरेज समझ लो आप, इसमें एक वो भी गवर्नमेंट टाइप का, और इट्स सिक्योर डिजिटल स्टोरेज प्लेटफॉर्म है ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के, जैसे आधार कार्ड इसमें आप स्टोर करके रख सकते हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एजुकेशन सर्टिफिकेट जितनी भी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट्स, एनेबल पेपरलेस सर्विस विद लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट। और ये लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट होते हैं जो डिजी लॉकर में होते हैं। आप कहीं पर डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट शो करोगे वैलिड होगा। ठीक, इसके बाद बीम आ गया, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये यूपीआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है। एम परिवहन जो ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड अगर आपको कोई पूछा जाए एप्लीकेशन, दैट इज एम परिवहन है। डिजिटल सर्विस फॉर व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस और अदर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए एम परिवहन जो है वो पोर्टल लॉन्च किया गया है और एप्लीकेशन भी है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो मानता हूँ एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था एमुलेटर के रिलेटेड, हालांकि ये नहीं मिलेगा कहीं पर भी आपको बुक वगैरह कहीं पर भी। एन एमुलेटर कैन बी यूज टू टेस्ट एंड डीबग द another program or device. An emulator is a mixture of hardware and the software to imitate another program or device. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है इसके रिलेटेड, तो आंसर यहाँ पर
रहेगा ए आंसर रहेगा। और एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा गया था, इस पे भी आप देखो, आप अपनी नॉलेज लगा सकते हो। अब यहाँ पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज करेक्टली मैच विद द कंट्रीब्यूशन और डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की डेवलपमेंट में कौन से इवेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, करेक्टली मैच कर सकता है? मोज़ेक का लॉन्च होना 1999 1999 में, गलत है, 1993 में लॉन्च हुआ था मोज़ेक, और मोज़ेक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र के आने से इंटरनेट की डेवलपमेंट हो गई, ये कोई खास बात नहीं है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ डोमेन नेम सिस्टम 1983, डोमेन नेम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया 1983 में, और इसकी वजह से नेट जो है, इंटरनेट जो है, उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा हुई है। क्या ये सही है? गूगल का लॉन्च होना 1998 में, और मोरेज लॉ 1965 में आने से डेवलपमेंट हुई इंटरनेट की। कौन से आप यहाँ पर देखोगे सही रहेगा, तो आपको इतना तो लग जाएगा कि डोमेन नेम सिस्टम के आने से ही इंटरनेट की डेवलपमेंट और हुई है, तो बी ही आंसर रहेगा। ये 2-3 क्वेश्चन इस तरह से आते हैं जिसमें एलिमिनेशन का आपको लगाना है। जो बाकी क्वेश्चन थे वो आपने अच्छे से करने हैं, उसमें कोई भी स्किप करने की गुंजाइश नहीं है। एक चीज़ आपको बता दूं, जीके के क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, जम्मू एंड कश्मीर के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे 20 हेड असिस्टेंट पेपर में, और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। उस पर हम अभी लाएंगे वीडियो कुछ दिनों में, उस पर काम चल रहा है हमारा। और इसके बाद जो है अदर जीके ऑफ इंडिया के क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो भी बड़े अच्छे लेवल के थे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ये जो वीडियोस हम ला रहे हैं आप तक पहुंचते रहे। हम हर एक पेपर को एनालाइज करते हैं, जो भी पेपर जीके एसएसबी कंडक्ट करवाता है, और ये करना भी चाहिए आपको। एनालाइज करने के बाद उस पर अपना सर्च भी करने चीज़ों को, और अपनी नॉलेज को पैटर्न के हिसाब से, जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है पेपर्स का, उसके हिसाब से नॉलेज इन्फॉर्मेशन बढ़ानी है। जैसे आप कंप्यूटर में पहले पूछा था एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या है, अब उसको और डिटेल में ईमेल से प्रोटोकॉल्स को पूछा जा रहा है, आप बढ़ रहे हैं, डिटेल में जा रहे हैं, तो हमें भी उसी हिसाब से डिटेल में चलना है, वक्त के हिसाब से ही चलना है, ठीक है। वो नहीं है कि पहले जो पहले ज़माने में पूछे जा रहे थे उसी को हम देखें 10 साल पुराने पेपर्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। पैटर्न जो अभी लेटेस्ट चल रहा है उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहें, नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए हम बता दें आपको, हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और जीके का जितना भी पोर्शन हमने काफ़ी कवर कर दिया, और कंप्यूटर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। उसके वीडियो लेक्चर्स, उसके नोट्स, उसके एमसीक्यू, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी व्हाट्सएप नंबर पर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एंटी पटवारी और अपकमिंग एग्जाम के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचती रहे।